Friends, welcome to Rahul Dixit Times. Today we are going to cover the preconception and prenatal diagnostic techniques, prohibition of sex selection, PC-PNDT Act 1994, पूर्व और प्रसव निदान तकनीक, गर्भधारण पूर्व और प्रसव निदान तकनीक, लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994, पीसीपीएनडीटी, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक, लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994। अब देखिए मित्रों, समाज के बहुत साथ साथ चलने वाला अधिनियम है ये, और कहीं ना कहीं कई आयाम, जनसंख्या नियंत्रण, देश की अर्थव्यवस्था, आज का आधुनिक भारत, जहां कुछ भी हम स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन लैंगिक स्तर पर असमानता पूरी तरह से अस्वीकार हमें करनी होगी। और ऐसा हमने देखा, हमारे देखने में आया कि एक लंबी अवधि से एक जो भारतीय संस्कृति में कहीं ना कहीं एक जो लैंगिक विषमताएं रही हैं, जो एक तरीके से परंपरागत स्वरूप धारण कर चुकी थी, तो विद द मॉडर्न एज नाउ वी नीड टू चेंज अवर ओरिएंटेशन कंप्लीटली। और देखिए, लॉ इज समथिंग बाय द एजेंसी ऑफ विच वी एंटर इनटू अ न्यू एरा। तो आज का जो हमारा एरा है वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली जो भी हमारे, जो मैं कह सकता हूं कि लैंगिक विषमताएं हैं, जो सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशंस बनते हैं, वो दरअसल उसकी शुरुआत कहां से हो रही है, व्हाट आर द फैक्टर्स फ्रॉम वेयर दिस इज टेकिंग ओरिजिन। तो इस संदर्भ में फ्रेंड्स आप देखेंगे कि ये जो हमारा पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 है, नाउ दिस हैपेंस टू बी एक्ट 57। मैं बार बार पुनरावृत्ति कर रहा हूं, आग्रह करता हूं, कॉपी पेन जरूर लेके देखिए, बैठा कीजिए राहुल दीक्षित टाइम्स के लेक्चर में, बिकॉज ये सब बहुत आसानी से कराया जा सकता है, बट चूंकि मुझे आपको क्वेश्चंस देने एग्जाम में, सो डेफिनेटली वी नीड टू एंटर इनटू द फाइनेसिस ऑफ द एक्ट। This Act, PCPNDT 1994, this happens to be Act 57 of 1994, and this comes up on 20th September 1994, and the government ratified the same, and be it enacted in the 45th year of Republic of India, be it enacted in the 45th year of रिपब्लिक ऑफ इंडिया। अब बहुत डिटेल में अगर इसके हम जाते हैं तो मुख्य प्रयोजन, द मेन ऑब्जेक्टिव दैट द एक्ट सीक्स टू हैव इज, इन एनी केस द एक्ट एम्स एट प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन। जो लिंग चयन पर जो प्रतिषेध की बात है, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन बिफोर और आफ्टर कंसेप्शन, बिफोर और आफ्टर कंसेप्शन, अर्थात गर्भधारण के पूर्व और पश्चात की दोनों स्थिति में लिंग चयन को लेकर प्रतिषेध की बात है। देखिए, फर्दरमोर इट एम्स फॉर रेगुलेशन ऑफ प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, प्रसव पूर्ण तकनीक का निदान है ना। और इससे होगा क्या, इससे ये होगा बेसिकली कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि किसी भी स्तर पर एक डिटेक्ट करने का मैकेनिज्म होता है, जो हमारे जेनेटिक लिंक्ड डिसऑर्डर्स होते हैं, जो जेनेटिक मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज हो जाती हैं, जो जेनेटिक डिफॉर्मेलिटीज हो जाती हैं, एक मालफॉर्मेशंस जो होने लग जाते हैं फोर्टल स्टेज के ऊपर, है ना। आप देखेंगे सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स, एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म, जो एक तरह से क्रोमोसोमल जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी हो सकती है। इस प्रकार के किसी भी आयाम के ऊपर मित्रों ये अधिनियम प्रतिषेध लगाता है। देखिए,
फर्दरमोर दिस, अब इससे होगा क्या, एक जो मिसयूज फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन है, क्योंकि देखिए सेक्स डिटर्मिनेशन का जब मिसयूज होगा, अनुपयोग जब उसका होगा, तो कहीं ना कहीं फिर दैट विल लीड टू फीमेल फर्टिसाइड, जो कन्या भ्रूण हत्या की तरफ जो जिस दिशा में समाज जा रहा था, उसके ऊपर सरकार को यकीनन अंकुश लगाना ही था। और इसी दिशा में बड़ा ही देखिए स्ट्रिक्ट, बहुत स्ट्रिंजेंट मेजर्स, इसमें बड़ा सख्त कानून है। देखिए ये नाउ, अब ये जो मैंने आपको बताया कि किसी भी सूरत में मिसयूज ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन लीडिंग टू फीमेल फर्टिसाइड, और इससे फर्दर समाज में क्या स्थिति उत्पन्न होनी है, कहीं ना कहीं देखिए इट इज बट ऑब्वियस, इट इज देखिए ये हमें मानना पड़ेगा कि ये जो पूर्व की स्थिति थी, सो दिस वाज अ डिस्क्रिमिनेशन फॉर द फीमेल सेक्स, एक असमानता की दृष्टि से जो फीमेल सेक्स का देखा जाना था। अब जब लाजमी बात है कि जब डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट फीमेल सेक्स होगा, तो बट ऑब्वियस ही बात है कि जो डिग्निटी है एंड द स्टेटस ऑफ वुमेन, ये ऑल्टर हो रही थी। तो मुख्यतः हमें जो मेन हमारा बिंदु है, ये फीमेल सेक्स के प्रति डिस्क्रिमिनेशन को रोकना। इन एनी केस द डिग्निटी एंड द स्टेटस ऑफ वुमेन नीड्स टू बी अमेलियोरेटेड, दैट नीड्स टू बी फॉस्टर्ड, दैट नीड्स टू बी गिवन अ फिलिप, उसमें उत्थान की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये जो एक लैंगिक असमानता है, ये विश्व में भी देखिए एक मुद्दा है। लेकिन हमें अपने भारत में, अगर हमें संपूर्ण भारत का विकास करना होगा, तो आफ्टर ऑल हाउ कैन वी अंडरएस्टिमेट द पावर एंड पल्स ऑफ 50% पॉपुलेशन। नाउ इतना ये सब जब हो रहा है कि स्टेटस, डिग्निटी इंश्योर हो रही है, और ये जो थोड़ा सा जैसे जैसे टाइम्स आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो हम देखेंगे कि प्रेगनेंसी में तमाम तरीके की दुश्वारियां और प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस जो बढ़ते चलते चले जाते हैं। तो इसके अंतर्गत अब सरकार तो देखिए कहीं ना कहीं विधानसभा, संसद, इन तमाम जगहों पे मुद्दे लगातार विगत वर्षों से उठते ही रहे हैं। लेकिन चूंकि इसमें चिकित्सीय पहलू भी बड़ा गहराई से जुड़ा हुआ है, तो एक आम जनमानस के अंदर इस अधिनियम के प्रति जो एक रुझान है, जो एक समझ है कि आफ्टर ऑल ये प्री कंसेप्शन, जो एक तरह से गर्भाधान पूर्व और प्रसव पूर्व निदान की तरफ जो बात हो रही है, तो अनलेस एंड अनटिल वी गो इनटू द फाइनल डिटेल्स ऑफ द एक्ट, इसको समझना मुश्किल होगा फ्रेंड्स। तो अब हम सीधे सीधे, क्योंकि वी आर एक्सट्रीमली रनिंग शॉर्ट विद टाइम, तो अब देखिए इसके अंतर्गत जो हमारा चैप्टर 1 है, दिस इज प्रिलिमिनरी, कवरिंग फ्रॉम सेक्शन 1 to 2। और आपने गौर किया होगा कि इधर विगत वर्षों से फ्रेंड्स, ये आज का हमारा आप मान के चलिए कि 6th और 7th सेपरेट एक्ट है, जो जनरल स्टडीज पेपर 1 में पीसीएस 2022 में 12 फरवरी की जो परीक्षा प्रस्तावित है। तो प्रिलिमिनरी में जिसमें सेक्शन 1 इज वी अंडरस्टैंड, इट इज कमेंसमेंट, इट इज शॉर्ट टाइटल, इट इज एक्सटेंट, एंड सेक्शन 2 वुड बी डायरेक्टली डेफिनेशंस, और लॉन्ग सीरीज ऑफ डेफिनेशंस हैं, मैं इस पे आऊंगा अभी। लेकिन सिंस वी आर डीलिंग विद द हार्डकोर स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ द एक्ट, चैप्टर 2 में हम देखेंगे रेगुलेशन ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर्स, जेनेटिक लैबोरेटरीज, जेनेटिक क्लिनिक्स। ये फ्रेंड्स सेक्शन 3, सेक्शन 3A, सेक्शन 3B इसमें कवर होगा। फर्दरमोर चैप्टर 3, रेगुलेशन ऑफ प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। ये जो प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स हैं, इसको लेकर पूरा सेपरेट हमने चैप्टर 3 लिया हुआ है, और इसके अंतर्गत फ्रॉम सेक्शन 4 to 6 हमारे कवर हो रहे हैं। फर्दरमोर चैप्टर 4 इज सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, फ्रॉम सेक्शन 7 to 16A, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। आप देखेंगे तमाम गाइडलाइंस, दिशा निर्देश मित्रों चैप्टर 4 के माध्यम से ही जाएंगे। चैप्टर 5 इज अथॉरिटी एंड एडवाइजरी कमिटी, अपॉइंटमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड एडवाइजरी कमिटी, कवरिंग फ्रॉम सेक्शन 17 to 17A, अर्थात सेक्शन 17 फॉलोड बाय सेक्शन 17A। नेक्स्ट चैप्टर 6
रजिस्ट्रेशन ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर्स। देखिए जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर्स की चैप्टर 2 में बात हुई है, लेकिन रजिस्ट्रेशन जो पंजीकरण है इसका पूरा पूरा प्रावधान रखा गया है चैप्टर 6 में। रजिस्ट्रेशन ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर्स, जेनेटिक लेबोरेटरी, जेनेटिक क्लिनिक्स फ्रॉम सेक्शन 18 टू सेक्शन 21। नेक्स्ट वी हैव चैप्टर 7 ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज, section 22 to section 28, and last of all we have section 8 जिसमें मिसलेनियस की बात की गई है, section 29 to section 34. Now having explained you the orientation, the intention of the act and in brief मैंने जो आपको sections और chapters बताने की कोशिश की, क्योंकि देखिए ये तो मौलिक है। अब इसके तत्पश्चात जो हमारा सेक्शन 2 है जिसमें डेफिनेशन परिभाषाओं की बात आई, द प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन, PCPNDT एक्ट 1994। मैं आपको बताऊं इसमें यू कैनॉट अंडर एस्टिमेट डेफिनेशंस, क्योंकि देखिए बहुत साइंटिफिक भी एक्ट है। मैंने पहले ही आरंभ में ही आपसे कहा कि अनलेस एंड अनटिल यू टेंड टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन एनाटॉमी, एक जो फिजियोलॉजी है एक मानव शास्त्र की, तो डेफिनेशंस फ्रेंड्स इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस है। तो हम लोग बहुत स्टार्टिंग से सारी डेफिनेशंस लेके चलते हैं। देखिए इसके अंतर्गत सबसे पहले वी अंडरस्टैंड दिस इज सेक्शन 2। तो सेक्शन 2 की जो डेफिनेशंस हैं उसमें सबसे पहले वी हैव एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। नाउ दिस वुड बी इन सेक्शन 17। अब देखिए मैंने आपसे लगातार जो इधर विगत वीडियोस हमारे आते जा रहे हैं, तो जब आप रिलेट करते हैं एस्पेक्ट्स को, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स, आपकी जो अंडरलाइन पिनिंग जो है कहीं ना कहीं जो आपकी बहुत पर्सनल है अपने आप में, वो अंडरस्टैंडिंग जो होती है, तो फ्रेंड्स एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस उसी से सॉल्व होते हैं। देखिए तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेक्शन 17, और सेक्शन 17 हमें यहां पे दिखाई दे रहा था अपने चैप्टर 5 में। नेक्स्ट इज वी हैव बोर्ड। अब ये जो बोर्ड है दिस इज सेक्शन 7। आप देखेंगे सेक्शन 7 के अंतर्गत ये जो आपका आ रहा है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड की बात की जा रही है, तो उसका जो सबसे पहला सेक्शन है ये आपका चैप्टर 4 में आ जाएगा, जिसमें सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड की बात आ रही है, सेक्शन 7। नाउ आफ्टर दिस विल हैव कंसेप्टर्स। जो कंसेप्टर्स अपने आप में डेफिनेशन है, तो देखिए कंसेप्टर्स जो है बेसिकली ये क्या है ना। तो देखिए कंसेप्टर्स इज बेसिकली एनी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, और ये जो एनी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जो मैंने आपको बताया, तो ये जो फर्टिलाइजेशन का पूरा प्रोसेस है, तो आप ऐसे समझिए कि कवरिंग फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टिल द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, ये इन टोटलिटी आप मान के चलिए कि कंसेप्टर्स जो है अपने आप में दिस इज ओवरऑल द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन कवरिंग फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टिल द बर्थ, एंड देन वी कैन इवन assume, we can even take into consideration कि तमाम जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होंगी ये भी देखिए कंसेप्टर्स के अंतर्गत आएगा, क्योंकि आप समझिए प्री कंसेप्शन की बात हो रही है। तो प्री कंसेप्शन से मतलब फर्टिलाइजेशन से लेकर जो बर्थ है, एंड एक्स्ट्रा जितनी एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होंगी वो भी फ्रेंड्स इसमें कवर होंगी। सो दिस वाज कंसेप्टर्स। नेक्स्ट टू दिस वी हैव एम्ब्रियो। अब देखिए एम्ब्रियो को आप इस तरह से समझिए कि डेवलपमेंट के दौरान विकास का ये जो क्रम है, भ्रूण का ये जो क्रम है जो फर्टिलाइजेशन से आरंभ हो रहा था, तो आप ये समझिए कि एनी डेवलपमेंट टुवर्ड समथिंग दैट कैन बी कॉल्ड एज ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। एक जो ह्यूमन, ये जो हम आप होम्योसैपियंस हैं, तो ये ह्यूमन ऑर्गेनिज्म का ये जो बनना हो रहा है कहां से, फर्टिलाइजेशन की स्टेज से, और ये स्टेज जाएगी आपके, बहुत ध्यान से फ्रेंड समझने की कोशिश कीजिए, एम्ब्रियो वुड बी अ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम 8 वीक्स, मतलब फर्टिलाइजेशन से स्टार्ट होके 8 वीक 8 सप्ताह अथवा 56 डेज।
तो आप बहुत क्रिस्टल क्लियर आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि एम्ब्रियो का मतलब डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द स्टेज ऑफ फर्टिलाइजेशन टिल 8 वीक आइदर 56 डेज। ये हमारा एम्ब्रियो बताया गया है जो डेफिनेशन में है। नेक्स्ट टू हमने कंसेप्टस देखा, हमने एम्ब्रियो देखा। नेक्स्ट इज फोइटल्स। फोइटल्स अब देखिए डेफिनेशन भी बहुत लॉजिकल है, मीनिंग उनका जो ऑर्डर आ रहा है। एम्ब्रियो की जो स्टेज थी दैट वाज टिल 56 डेज 8 वीक। जो फोइटल्स है फ्रेंड्स, दिस विल बिगिन फ्रॉम द 57th डे। जो आपका 57 डेज था, जो आखिरी डे था हमारा एक तरीके से एम्ब्रियोनिक स्टेज का, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज थी उसका आखिरी जो डे था दैट वाज 56 डे। फोइटल्स का जो फॉर्मेशन है दिस इज बिगिनिंग फ्रॉम द 57th डे। ये पहला दिन होगा टिल द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, टिल द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। तो ये हमारा कहा जाएगा फोइटल्स। अब देखिए बहुत क्लियर कट आपको अंडरस्टैंडिंग मैंने, क्योंकि एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट है, बट इन राउथ ऋषि टाइम्स जब तक कॉन्सेप्ट पे बात ना हो हमें मजा नहीं आता है। यू अंडरस्टैंड नाउ। नेक्स्ट दिस इज वी वुड सी, हमने सबसे पहले एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट देखी, हमने बोर्ड देखा, हमने कंसेप्टस देखा, हमने एम्ब्रियो देखा, हमने फोइटल्स देखा। नेक्स्ट इज जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर। वैसा सेंटर जहां पे पर्टेनिंग टू ये जो तमाम जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात हो रही है, ऐसे सेंटर्स को हम जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर्स कहेंगे, जिसके अंतर्गत जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर और नेक्स्ट डेफिनेशन इज जेनेटिक क्लिनिक। अब देखिए जहां जेनेटिक क्लिनिक की बात आ जाएगी तो जितने भी हमारे जो बेसिकली एक्ट है प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, तो ये प्रीनेटल डायग्नोस्टिक जो भी प्रोसीजर्स होंगे, ये प्रोसीजर्स जिस प्लेस पे हो रहे हैं दैट इज जेनेटिक क्लिनिक, है ना। नेक्स्ट इज जेनेटिक लैब। नाउ लैब एक जो प्रयोगशाला है, तो बट ऑब्वियस तमाम परीक्षण टेस्ट जो भी एनालिसिस जो समीक्षा निकाली जा रही है, जो जेनेटिक क्लिनिक से रिपोर्ट आई है, जो जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर से इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल, ये बेसिकली आप मान के चलिए फाइनल स्टेज है जहां पे परीक्षण या एनालिसिस हो रहा है। दिस इज जेनेटिक लैब। नेक्स्ट डेफिनेशन इज गायनेकोलॉजिस्ट। तो देखिए एनी पोस्ट ग्रेजुएट इन गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स, ये गायनेकोलॉजिस्ट कहा जाएगा हमारी डेफिनेशन के हिसाब से। नेक्स्ट इज मेडिकल जेनेटिक, नेक्स्ट हमारा आएगा मेडिकल जेनेटिस्ट, है ना, जेनेटिसिस्ट। तो ये जो मेडिकल जेनेटिसिस्ट आएगा, ये डेफिनेशन के हिसाब से 2 years एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिग्री हो या डिप्लोमा हो जेनेटिक साइंसेस में। नेक्स्ट इज प्री नेटल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। अब देखिए जब प्री नेटल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर की बात आती है तो फ्रेंड्स यही तो मेन एरिया है हमारा। इसके अंतर्गत आप देखेंगे अल्ट्रासोनोग्राफी या जैसे फोटोस्कोपी है, या एमनियोटिक फ्लूइड का जो समय समय जो टेस्ट होता रहता है, ये तमाम एस्पेक्ट्स आ जाएंगे प्रीनेटल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स में। अगली डेफिनेशन प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक। ये जो तमाम टेक्निक्स की बात हो रही है, रेडियोलॉजी, अल्ट्रासोनोग्राफी, ये इसमें आएगा। एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट, ये जो तमाम हमारे जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, डिग्री है 2 साल, ये जो भी टेस्ट हो रहा है जिससे मैंने आपसे कहा था एक तरीके से एनालिसिस है, ये आ जाएगा इसके अंतर्गत। नेक्स्ट इज प्रिस्क्राइब्ड। तो प्रिस्क्राइब्ड का मतलब जो रूल्स प्रिस्क्राइब्ड हमारे इस पूरे एक्ट में है। नेक्स्ट इज रेगुलेशंस। अब ये जो रेगुलेशंस हैं, ये जो हमारे बोर्ड्स का गठन हुआ है, ये सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, ये समय समय पे जो भी नियमावली तैयार करेंगे, ये दिस वुड कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द रेगुलेशन। नेक्स्ट इज सेक्स सिलेक्शन। तो देखिए एनी प्रोसीड्स दैट एनेबल यू टू डिटरमिन दैट द एम्ब्रियो का सेक्स क्या है, मेल है कि फीमेल है,
तो इसको कहेंगे सेक्स सिलेक्शन, जो लिंग परीक्षण है बेसिकली। नेक्स्ट इज साइनोलॉजिस्ट। अब देखिए साइनोलॉजिस्ट, इमेजिंग स्पेशलिस्ट, हमारा जो इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 है, दैट इज 102 ऑफ 1956, इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956, और ये जो एक्ट है दिस इज 102 ऑफ 1956। इसके हिसाब से जो साइनोलॉजिस्ट हैं, जो इमेजिंग स्पेशलिस्ट हैं, वो बेसिकली अल्ट्रासोनोग्राफी, रेडियोलॉजी में जिसको एक्सपीरियंस है, जो उसमें जो कुशलता हासिल है, दैट वुड बी साइनोलॉजिस्ट। नेक्स्ट इज स्टेट बोर्ड। ये जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड था, इसी तरह से स्टेट बोर्ड। नेक्स्ट इज, और ये जो स्टेट बोर्ड होगा बेसिकली, ये स्टेट सुपरवाइजरी बोर्ड होगा, आप मान के चलिए। नेक्स्ट इज अवर स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट और उसी कॉन्टेक्स्ट में यूनियन टेरिटरीज की जब बात होगी, तो हर वो क्षेत्र जो प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 239 को डिटरमाइन करेगा, वो स्टेट गवर्नमेंट और यूटीएस के कॉन्टेक्स्ट में होगा। तो फ्रेंड्स, इन डिटेल लेंथ मैंने आपको चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, दैट इज कवरिंग फ्रॉम सेक्शन 1 to 2, सेक्शन 2 के अंतर्गत जितनी परिभाषाएं हैं बहुत विस्तृत तरह से मैंने आपके साथ ली हैं। एंड नाउ वी आर स्विचिंग ओवर टू चैप्टर 2, दैट इज रेगुलेशन ऑफ genetic counseling centers, genetic lab, genetic cleaning, and this is section 3, section 3A, section 3B. Now we are dealing with chapter 2, that is regulation of genetic counseling centers, genetic lab, genetic clinic. Now here we have section 3. Section 3 itself is regulation of genetic counseling centers, और genetic counseling centers, अब देखिए कितना आपको अच्छा लग रहा है कि तमाम जगह जो वर्ड्स आ रहे हैं, ऑलरेडी वी हैव टेकन परव्यू ऑफ दैट, और उसकी डेफिनेशन ऑलरेडी मैंने यहां ले चुका हूं। जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर्स, जेनेटिक लैब, जेनेटिक क्लिनिक, दिस इज सेक्शन 3। नाउ सेक्शन 3A, सेक्शन 3A जो है बेसिकली ये आपका जो यहां देख रहे हैं सेक्शन 3, वी आर डीलिंग विद चैप्टर 2, दैट इज रेगुलेशन ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर्स, जेनेटिक लैब, जेनेटिक क्लिनिक। नाउ हियर वी हैव सेक्शन 3. सेक्शन 3 itself is regulation of genetic counseling centers, और जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर्स, अब देखिए कितना आपको अच्छा लग रहा है कि तमाम जगह जो वर्ड्स आ रहे हैं, ऑलरेडी वी हैव टेकन परव्यू ऑफ दैट, और उसकी डेफिनेशन ऑलरेडी मैंने यहां ले चुका हूं। जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर्स, जेनेटिक लैब, जेनेटिक क्लिनिक, दिस इज सेक्शन 3। नाउ सेक्शन 3A, सेक्शन 3A जो है बेसिकली ये आपका जो यहां देख रहे हैं सेक्शन 3, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन। ये जो लिंग चयन की बात हो रही है, ये सेक्शन 3A के तहत देखिए निषेध है, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन, और ये हमारा मेन एक्ट की तरफ इशारा कर रहा है। तो देखिए मतलब सेक्शन 3A कितना क्रूशियल, कितना सिग्निफिकेंट है, देखिए। इसके बाद सेक्शन 3B, अब ये तो उससे भी ज्यादा है, प्रोहिबिशन ऑफ सेल ऑफ अल्ट्रासाउंड मशीन्स, प्रोहिबिशन ऑफ सेल ऑफ अल्ट्रासाउंड मशीन्स to persons, labs, clinics not registered। अब देखिए जहां रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन को लेके आगे फर्दर एक पृथक धारा है, पृथक सेक्शन है, यू हैव अ सेपरेट सेक्शन फॉर रजिस्ट्रेशन, लेकिन यहां प्रोहिबिशन की बात हो रही है ऑन सेल ऑफ अल्ट्रासाउंड मशीन्स, क्योंकि यही देखिए अल्ट्रासाउंड मशीन्स ही आगे चल के डायग्नोस्टिक टेस्ट की दिशा में देखिए आगे बढ़ेगी। तो इसके किसी भी तरीके से इसकी बिक्री पर ही निषेध है सबसे पहले। सो दिस इज 3B। नाउ वी आर सीइंग सेक्शन 3, सेक्शन 3A, सेक्शन 3B एज पर चैप्टर 2। स्विचिंग ओवर टू चैप्टर 3, रेगुलेशन ऑफ प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। दिस इज फ्रॉम सेक्शन 4 to section 6। दिस इज चैप्टर 3, वेर इन यहां सेक्शन 4 से जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो आप देखेंगे सेक्शन 4 इज रेगुलेशन ऑफ प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। दिस इज सेक्शन 4। दिस इज सेक्शन 5,
रिटन कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिग्निफिकेंट सेक्शन है। देखिए ये सेक्शन 5, रिटन कंसेंट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एंड प्रोहिबिशन ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द सेक्स ऑफ द फोइटस। ये देखिए सीधे सीधे फ्रेंड्स क्वेश्चन सुस्पष्ट आपसे पूछा जा सकता है, और कितने अच्छे से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि सेक्शन 5 ऑफ द ये जो हमारा पीसीपीएनडीटी एक्ट है, रिटन कंसेंट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन इज इंपॉर्टेंट। और आप देखेंगे इधर विगत वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय के स्तर पर, उच्च न्यायालय के स्तर पर कई जगह ये बात बहुत खुल के सामने आ रही है लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के चलते हैं। रिटन कंसेंट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एंड प्रोहिबिशन ऑफ कम्युनिकेशन एज टू द सेक्स ऑफ द फोइटस। नेक्स्ट इज सेक्शन 6। सेक्शन 6 इज Now, section 6 is determination of sex. अब देखिए यहां पे तो बात आ रही थी कि प्रोहिबिशन ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द मतलब जो सेक्स है फोइटस का, उसके ऊपर बात आ रही थी कम्युनिकेशन की। लेकिन जो नेक्स्ट सेक्शन है वो सीधे सीधे बात करता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इज प्रोहिबिटेड। क्योंकि अहम बिंदु, नोडल पिवटल पॉइंट तो देखिए यही है कि इन एनी केस द सेक्स ऑफ द फोइटस is not to be determined. ये strictly prohibited है ये। This was from section 4 to section 6, और ये हमारा जा रहा था chapter 3। chapter 4 में जब हम आते हैं Central Advisory Board, this is a long chapter wherein we will see from section 7 to 16A। अब देखिए section 7 सीधे सीधे स्पष्ट बात करता है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड की। सेक्शन 8 टर्म ऑफ मेंबर्स। सेक्शन 9 समय समय पे जो मीटिंग्स होंगी इन सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड्स की, ये सीधे सीधे कवर की जाएंगी सेक्शन 9 के अंतर्गत। सेक्शन 10 एज टू व्हेन टाइम प्रिवेल्स, वैकेंसीज की क्या पोजीशन है, दिस इज सेक्शन 10। सेक्शन 9 टेम्परेरी एसोसिएशन। सेक्शन 12 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स। सेक्शन 13 ऑथेंटिकेशन ऑफ ऑर्डर्स। ये जो देखिए सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड बन रही है, इसको इसके ऑर्डर्स को लेके जो ऑथेंटिकेशन है, इसके ऊपर बकायदा वी हैव अ सेपरेट सेक्शन हियर, दैट इज सेक्शन 13। नेक्स्ट सेक्शन 14 डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट्स। वो तमाम सूरतें ऐसी कौन सी बनेंगी जहां अर्हताएं जो हैं इसका डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड बनेगा। सेक्शन 15 एलिजिबिलिटी फॉर रीअपॉइंटमेंट, क्योंकि अभी मैंने आपसे टेम्परेरी एसोसिएशन की भी बात कही है, तो सीइंग द सेंसिटिविटी ऑफ द एक्ट, इसमें यह भी प्रावधान है कि एलिजिबिलिटी फॉर रीअपॉइंटमेंट, यदि कोई व्यक्ति इच्छुक है पुनः अपनी सेवा देने के लिए, या अब देखिए इसमें चूंकि डेफिनेशंस में हमने गायनेकोलॉजिस्ट की बात की थी, तो ऐसे में देयर इज इवन अ प्रोविजन फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ रीअपॉइंटमेंट। सेक्शन 16 फंक्शंस। सेक्शन 16A इज स्टेट सुपरवाइजरी बोर्ड एंड यूनियन टेरिटरीज भी इसमें कवर की जाएंगी। तो ये मैंने देखा, यहां पे हम लोगों ने देखा विस्तृत सेक्शन 7 से सेक्शन 16A सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड की बात कर रहा है अंडर चैप्टर 4। नाउ कमिंग टू चैप्टर 5 अथॉरिटी एंड एडवाइजरी बोर्ड कमिटी। ये जो अथॉरिटी है एंड एडवाइजरी कमिटी, दिस इज सेक्शन 17 एंड 17A। अब देखिए चैप्टर 5 की बात हो रही है। सेक्शन 5 इज एप्रोप्रिएट अथॉरिटी एंड एडवाइजरी कमिटी। अब सेक्शन 5 के अंतर्गत जब हम देखेंगे तो जो हमारा सेक्शन 17 है, ये सीधे सीधे एप्रोप्रिएट अथॉरिटी एंड एडवाइजरी कमिटी की तरफ बात कर रहा है, दैट इज सेक्शन 17। नेक्स्ट इज 17A पावर ऑफ द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। अब देखिए अप्रोप्रिएट अथॉरिटी ऑलरेडी यहां पर डिफाइंड है, तो जब अप्रोप्रिएट अथॉरिटी कौन सी थी फ्रेंड्स, सेक्शन 17 हमारी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है यहां। तो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के जो पावर्स हैं, दिस इज सेक्शन 17A। चैप्टर 6, और चैप्टर 6 हमारा था रजिस्ट्रेशन ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर्स, जेनेटिक लैब, जेनेटिक क्लिनिक, जो विस्तृत रूप में सेक्शन 18 से सेक्शन 21 की तरफ पूरी तरह से कवर कर रहा है। नाउ
Section 18 itself is registration of genetic council centers, genetic lab, genetic clinics. This is section 18 of chapter 6. Section 19 is certification of registration. क्योंकि देखिए अभी आपने गौर किया था कि मैंने कहा था कि कम्युनिकेशन नहीं होगा सेक्स के बारे में वहां जहां रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन एक्ट बाकायदा सेक्शन 18 के तहत रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा है। फर्दर सेक्शन 19 जो है ये सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा है। और मैंने आपको बताया कि चूंकि इसके वायलेशन में देखिए इट इज ऑल कॉग्नाइजेबल, नॉन बेलेबल एंड कंपाउंडेबल। तो मैंने पहले ही कहा कि दिस एक्ट इज वेरी स्ट्रिंजेंट। तो इसका जो मतलब मैं कहूं कि जो स्ट्रिक्टनेस है वो हमें कहां से दिख रही है, ऐसे सेक्शन से दिख रही है। सेक्शन 20 कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। यदि कोई देखिए एक लीनियंसी पाई जा रही है, यदि किसी जगह ऐसा देखा जा रहा है कि रूल्स रेगुलेशंस आर नॉट बीइंग फॉलोड, तो ऐसे में देखिए कैंसिलेशन या सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन तक का प्रावधान है। नेक्स्ट सेक्शन 21 इज अपील्स। दिस वाज फ्रॉम 18 till 21। ये जो हमारा आपका चैप्टर 6 जा रहा था। नाउ चैप्टर 7 ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज। दिस इज सेक्शन 22 टू सेक्शन 28। अब देखिए सेक्शन 22 प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स, कि कहीं कोई क्लेम अगर ऐसा आता है कि एक एडवर्टाइजमेंट जा रहा है तो उसके ऊपर प्रोहिबिशन है। सेक्शन 22। सेक्शन 23 डिटेल्ड ऑफेंसेस एंड पेनाल्टी की बात करता है, पीसीपीएनडीटी एक्ट को लेके। नेक्स्ट सेक्शन 24 दिस इज प्रिजम्पशन इन द केस ऑफ कॉन्डक्ट ऑफ पीएनडीटी। अगर कहीं ऐसा कोई प्रिजम्पशन सा हो रहा है आपका प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक को लेके, तो इसके प्रिजम्पशन को लेके भैया सेक्शन 24। नेक्स्ट सेक्शन 25 पेनाल्टी फॉर कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस। इस एक्ट में समस्त स्थानों पर जो भी प्रावधान, जो भी प्रोविजंस हैं, उसका अगर कंट्रावीन होता है तो दैट वुड बी सेक्शन 25। नेक्स्ट सेक्शन 26 ऑफेंसेस बाय कंपनीज, सेपरेट सेक्शन पूरा डील किया गया है। नेक्स्ट सेक्शन 27 ऑफेंसेस, अभी मैंने मित्रों बताया है इट इज अ हाईली स्ट्रिंजेंट। अभी कल ही में के वीडियो में मैं जिक्र कर रहा था कि देयर आर सो मेनी एक्ट्स व्हिच हैव लीगैलिटीज इनहेरेंट विद इन देम बट मे बी दे लैक टीथ। तो टूथलेस एक्ट अगर है, लेकिन यहां आप देख रहे हैं कि ऑफेंसेस टू बी कॉग्नाइजेबल, नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल की देखिए बात की जा रही है। नेक्स्ट सेक्शन 28 कॉग्नाइजेंस ऑफ ऑफेंस, अपराध संज्ञान में लेना। ये संज्ञेय अपराध की सूची में ये सब आ रहा है। देखिए सो फ्रॉम 22 to 28 वी आर सीइंग चैप्टर 7। नाउ वी आर सीइंग द लास्ट एंड फाइनल चैप्टर, दैट इज चैप्टर 8 miscellaneous, which have from section 29 to section 34. The last chapter miscellaneous, that is chapter 8. अब friends इसमें 29 to 34 sections हैं। Now section 29 is maintenance of record। अब देखिए appropriate governments के लेवल पे ये जो हमारे जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर्स थे, ये जो जेनेटिक लैब्स थे, प्रत्येक स्तर पर बात हो रही है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। सेक्शन 30 पावर टू सर्च, सिर्फ पावर टू सर्च की बात नहीं हो रही रिकॉर्ड्स के, पावर टू सर्च एंड सीज द रिकॉर्ड्स, दैट इज सेक्शन 30। सेक्शन 31 प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, बट ऑब्वियस प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ इज सेक्शन 31। 31A रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज, कुछ भी समस्याएं अधिनियम के पालन में यदि आती हैं तो उनके निराकरण की दिशा में सरकार कार्यरत है पूरी तरह से। सेक्शन 32 पावर टू मेक रूल्स, और देखिए पावर टू मेक रूल्स के ही अंतर्गत यू कैन हैव रूल्स, यू कैन इवन हैव रेगुलेशंस, यू कैन हैव इवन हैव अमेंडमेंट्स ऑल्सो।
So this is section 32, power to make rules. Section 33, power to make regulations. रूल्स को अलग सेक्शन में कवर किया गया, रेगुलेशंस को अलग सेक्शन में कवर किया गया है. एंड लास्ट ऑफ ऑल, दैट इज सेक्शन 34, रूल्स एंड रेगुलेशंस टू बी लेड बिफोर पार्लियामेंट. अब देखिए इतना इंपॉर्टेंट क्लॉज है क्योंकि अधिनियम में सामाजिक पहलू बहुत ज्यादा है, तो संसद के सामने इसका प्रस्तुत किया जाना यह बेहद आवश्यक है ना. Finally done with the PNDT Act 1994. एग्जॉस्टिव था, कॉम्प्रिहेंसिव था, बट बहुत हम सब आपस में मिलकर मेहनत कर रहे हैं और मेरा सबसे कमिटमेंट था कि डेली वीडियो अपलोड हो रहा है और सेपरेट एक्ट्स जो हमारे जनरल स्टडीज पेपर 1 में है, जो हार्डकोर लॉ से रिलेटेड है, एंड इट्स आफ्टर ऑल प्रेजेंट जुडिशरी बाय द वे. तो लगातार हमारे वीडियोस आते जा रहे हैं. मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, जहां मैं बार बार लगातार कहता हूं क्योंकि बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं वीडियोस के, एक तो पेपर पेंसिल जरूर लेके बैठा कीजिए. यू नीड टू बी हाईली विजिलेंट व्हाइल अटेंडिंग माय वीडियोस. दूसरी चीज फ्रेंड्स, सबसे पहले तो देखिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो कुछ भी परिश्रम अथक प्रयास चल रहा है ये सब आप ही के लिए पूरी तरह से हो रहा है. तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और जैसे हमारे न्यू वीडियोस लगातार आते जाते हैं, क्योंकि अब तो देखिए मतलब राइट फ्रॉम आप शुरुआत के वीडियोस से अगर देखिए तो काफी लंबी हम लोगों की कवरेज आ चुकी है, जिसमें पूरा स्ट्रेटेजी मैंने 45 डेज की, फंडामेंटल राइट्स, फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट वर द चैलेंजेस in the making up of the constitution, fundamental rights, fundamental duties, directive principles of state policy, emergency provisions, और उसके बाद से लगातार जो हमारे एक्ट्स आ रहे हैं ठीक उसी सीक्वेंस में, जैसे हमारा नोटिफिकेशन पीसीएसजे 2022 का आया हुआ है. तो मुझे बेहद खुशी है कि आई एम अबाइडिंग टू माई कमिटमेंट्स. और ऐसे ही मैं आपसे भी अपेक्षा करूंगा कि लगातार वीडियोस देखिए, अथक परिश्रम कीजिए, खूब मेहनत कीजिए. राहुल दीक्षित इज एवर एंड एवर विद यू. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू.